सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नेदरवर्ल्ड पेटिशनर मारे गए थे, जिससे वो नेदरवर्ल्ड की लेडी काफी गुस्सा हुई थी। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा मोदाओ पर आ रहा था कि उसने शियाओ के साथ हाथ मिला लिया, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने धमकी दी कि वो अपनी सेना के साथ लौट कर आएगी। 10 रियल में डायग्राम से सभी के लिए एक अवसर उभर कर सामने आया और पोर्टल खुला था, पर इसमें ट्रेजर के साथ साथ कई सारे जोखिम भी थे। इसीलिए थर्ड एल्डर ने उन्हें सोच समझकर फैसला लेने को कहा था, पर सभी ट्रेजर की लालच में उसके अंदर चले गए थे। शियाओ की सोल बॉडी टाइम रिवर में पहुंच गई थी, जहां से वो एक हॉल में पहुंच गया जहां उसे प्राचीन समय की एक झलक दिखाई दी। तभी उसे एक फेरी ने अपने पास बुला लिया था, जो कई हजारों सालों से आने वाली आपदा को रोकने का उपाय ढूंढ रही थी, पर उसे कोई तरीका नहीं मिला। पर जब शियाओ ने उस इमोर्टल वाइन को पिया तो उसे भी हर एक घूंट में दुनिया नजर आई थी। फेरी हैरान थी कि वो इस इमोर्टल वाइन को सहन कर सकता है। शियाओ ने जैसे ही उस धर्मापोर्ट को छुआ तो उस पर हमले होने लगे, पर शियाओ डरा नहीं और उसने उसमें मौजूद शराब को पी लिया, जिससे वो अटैक बंद हो गए। पर तभी विदेशी दुनिया का एक पावरफुल पेटिशनर ने शियाओ को ढूंढ लिया था और वो शियाओ को मारने के लिए अपनी धर्मा बॉडी हैंड से उस पर हमला करने लगा। शियाओ ने अपनी कुनफेंग टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश की, पर उसका उस विदेशी दुनिया के पेटिशनर की पावर काफी ज्यादा थी, जिससे वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा होता है। वो फेरी भी उसके हमले को रोक नहीं पा रही होती। वो कहती है कि एक इमोर्टल किंग के रूप में तुमने स्पेस टाइम को अपने पावर से चीर दिया और बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। क्या तुम एक युवा लड़के को मारने के लिए इस हद तक गिरने को तैयार हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे इस फैसले से एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आ जाएगी? शियाओ काफी ज्यादा दबाव महसूस कर रहा होता है। तभी उसे आसपास अजीब सी एनर्जी के होने का एहसास होता है, जो ग्रीन क्रेक को क्रिएट कर रही थी। फेरी कह रही थी कि क्या तुम इस लड़के के फ्यूचर से इतना ज्यादा डरते हो जो इस लड़के को मिटा देना चाहते हो? वो विदेशी इमोर्टल किंग कहता है कि मैं तो इस लड़के को कब का मिटा देना चाहता था, क्योंकि समय तो हमारी जीत के लिए सिर्फ एक चक्र की तरह है। भले ही हमें कॉज एंड इफेक्ट मेथड के विरुद्ध जाना पड़े, पर हम बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि इस समय को दोबारा आकार दिया जा सकता है। लेकिन तभी वहाँ एक तेज गोल्डन एनर्जी प्रकट हुई, जिसने उस विदेशी इमोर्टल किंग के हमले को फ्रीज कर दिया। इमोर्टल किंग गुस्से में अपनी धर्मा आई को ओपन कर लेता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है जो मेरे कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम्हें अपनी मौत का भय नहीं है जो तुम मुझे इस लड़के को मारने से रोकना चाहते हो? तभी वहाँ मौजूद पंखुड़ियों से एक ब्लैक होल क्रिएट होता है और एक तेज एक्सप्लोजन के साथ रूथलेस एम्परर वहाँ जाती है। फेरी और शियाओ ने उसे पहली बार देखा था, जिससे वो हैरान थे और वो फ्यूचर से आई थी। शियाओ को एहसास होता है कि उसके पास जो डिवाइन ब्लड ड्रॉप मौजूद है वो इस लेडी के साथ रेजोनेट कर रही है, जिससे वो हैरान था। रूथलेस एम्परर अपने एक सिंगल अटैक से उस इमोर्टल किंग के हमले को खत्म कर देती है। फेरी हैरान हुई कहती है कि आखिर यह किस लेवल की पावर को होल्ड करती है जो इसने इमोर्टल किंग लेवल के अटैक को भी इतनी आसानी से रोक दिया। इमोर्टल किंग अब उस वाइट क्रैक में से जागने लगती है। इस इमोर्टल किंग का नाम रेड किंग होता है, जो टाइम बीस्ट क्लैन का एक इमोर्टल किंग था। वो उस वाइट के पर्दे को फाड़कर अपनी धर्मा बॉडी को बाहर ले आता है और कई सारे हमले उस रूथलेस एम्परर पर करने लगता है, पर रूथलेस एम्परर 10,000 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसके हमले को रोकने लगी। वो कहती है कि तुम इस लड़के को मारना चाहते हो, पर आज तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी। शियाओ हैरान था कि यह लड़की स्वर्गीय नियमों को भी नियंत्रित करने की काबिलियत रखती है। फेरी बोलती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि यह तो पहले से ही नियमों को पार कर चुकी है। वास्तव में काफी अनोखी पर्सन है जो फ्यूचर में यहाँ आई है। रेड इमोर्टल किंग कहता है कि मैं अनगिनत युगों से दफन हूँ, पर कभी भी मैंने तुम्हारे जैसी टेक्निक को नहीं देखा। अगर तुम्हारी ये टेक्निक तुमने खुद ने बनाई है तो वाकई तुम काफी टैलेंटेड हो। यह कहकर वो उस 10,000 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को तोड़ देता है। रूथलेस एम्परर अपने मास्क को उतार देती है, जो ब्रोंज मास्क था, जिसका अब जायंट फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो रेड इमोर्टल किंग के हमले को रोकने वाली थी। रेड इमोर्टल किंग एक पावरफुल एनर्जी से अटैक करके उस मास्क को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उस ब्रोंज मास्क से एक बूंद नीचे गिरती है और ये एक बूंद ही काफी सारे इमोर्टल वाटर्स में बदल जाती है, जिससे बचने के लिए इमोर्टल किंग एक फर्नेस को बाहर निकालता है और वो उस वाटर को खत्म कर देता है। ये फर्नेस रेड किंग का एक वेपन थी, जिससे वो उस ब्रोंज मास्क पर हमला करने लगता है। ये वेपन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ चारों तरफ क्रैक चलने लग गए थे। फेरी परेशान हो गई थी। वो कहती है कि यह फोर्स हमारी सहन करने की क्षमता से काफी ज्यादा है और वो शियाओ को इस फोर्स से बचाने के लिए उस इमोर्टल वाइन का इस्तेमाल
इस्तेमाल करती है पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो जेट बोतल बिखर गई और वो दोनों काफी दूर हो जाते हैं। शियाओ सोचता है कि सिर्फ एक छोटे से हमले में इतनी ज्यादा पावर है, वास्तव में ये लड़की कौन होगी और ये मेरी मदद करने के लिए यहाँ क्यों आई। तभी रूथलेस एम्बर अपने कुछ मंत्रों का जाप करती है और वो अपने ब्रोंज मास्क को एक स्वॉर्ड में बदल लेती है, जिससे अब रेड इमोर्टल किंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। और रूथलेस एम्बर की पावर से वो स्वॉर्ड अब 1000 स्वॉर्ड में बदल गई, जिससे वो एक साथ उस मॉर्टल किंग पर हमला करने लगता है। इमोर्टल किंग इन स्वॉर्ड से बच नहीं पा रहा होता और उसकी बॉडी पर कई सारे स्कार हो रहे थे और उसकी बॉडी से 2 ब्रोंज पीस नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें वो फेरी पकड़ लेती है। वो खुश हुई कहती है कि इमोर्टल मेटल है जो एक काफी अच्छा ट्रेजर है। इमोर्टल किंग को दर्द हो रहा था पर अचानक वो हंसने लगा। वो कहता है कि जितना ज्यादा मेरा खून बहेगा उतनी ज्यादा मेरे दुश्मनों को पीड़ा होगी और वो अपनी इस ब्लड पावर को वहाँ फैलाने लगता है, जिससे उस जगह पर तेज प्रेशर पड़ने लग गया था। शियाओ को थोड़ी तकलीफ हो रही थी, जमीन पर भी दबाव साफ दिखाई दे रहा था। रूथलेस एम्परर अपने ब्रोंज मास्क को वापस ले लेती है और अब वो अपने एक वेसल को बाहर निकालती है, जिससे वो इमोर्टल किंग के ब्लड पावर को अपने उस स्पॉट में एब्जॉर्ब करने लग जाती है। ये एक डेविल वेसल होता है जो हेवन को भी निगलने की काबिलियत रखता था। इमोर्टल किंग कुछ कर नहीं पा रहा था, आसपास के सभी स्टोन भी उसमें खींचे चले जा रहे थे और इस वेसल से इतनी तेज एनर्जी फैली मानो एक विशालकाय धमाका हुआ हो। और अब रूथलेस एम्बर अपने ब्रोंज मास्क को लेकर वापस पहन लेती है। टाइम रिवर भी रुक चुकी थी पर अचानक टाइम रिवर और तेजी से बहने लगी और वहाँ एक बहुत बड़ा पैलेस बाहर आता है जो उस इमोर्टल किंग का ट्रू बॉडी पैलेस था। अब हमें रेड किंग की ट्रू बॉडी को दिखाया जाता है जो उसी हॉल में मौजूद थी। फेरी कहती है कि यह तुम्हें मारने के लिए अपनी धर्मा बॉडी को खोने से भी नहीं डरता। इस रेड इमोर्टल पैलेस की वजह से काफी फियर्स एनर्जी वहाँ चारों तरफ फैलने लग गई थी और ब्लैक स्मोक भी क्रिएट हो रहा था। रूथलेस एम्बर कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि फ्यूचर इतना ज्यादा मुश्किल है और अब वो अपनी इमोर्टल पावर से एक जायंट स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेती है और उस इमोर्टल किंग पैलेस पर हमला करती है। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस पैलेस में भी क्रेग उत्पन्न होने लगे और वो बिखर रहा था। इमोर्टल किंग कहता है कि इस समय की नदी के भाग्य में भी बचना नहीं लिखा है, तो अंत में सब चीजों का अंत होगा और इस लड़के को भी खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। और वो हंसने लगता है पर इसी के साथ पैलेस के साथ वो बॉडी नष्ट हो जाती है। शियाओ कहता है कि आखिर क्या हुआ। फेरी बताती है कि वो तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता था पर रूथलेस वॉरियर ने इस समय की नदी को काटकर तुम्हारे कर्मा को अलग कर दिया और मुझे एहसास हो रहा है कि ये इस समय की नहीं है, ये फ्यूचर से आई है और तुम्हारे फ्यूचर की मुझे झलक दिखाई दी जो काफी मुसीबतों से घिरा हुआ है और काफी ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। रूथलेस एम्बर के मास्क में भी खून के निशान थे। वो कहती है कि इस युग को शियाओ तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम्हें बचाया गया है और वो अलविदा कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। तभी शियाओ देखता है कि वो फेरी भी वहाँ से गायब हो गई थी पर उसे वहाँ टेबल पर वो इमोर्टल मेटल पीस पड़े हुए थे और उसे फेरी की आवाज सुनाई दी कि तुम इसे रख सकते हो, ये तुम्हारे लिए ही है और फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे। शियाओ कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या, पर मुझे फ्यूचर को बदलना होगा। मैं इस एरा को बर्बाद नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा जिससे सब कुछ बदल जाए। अब हमें मोयुन माउंटेन एल्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ तियानशिन एकेडमी के डिसिबल सभी उसी जगह से निकलकर बाहर आ गए थे और अब शियाओ भी वहाँ पर आ चुके थे। वो सभी तियानशिन एकेडमी के डिसिबल उन ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें इस ट्रिप के दौरान मिले थे। तभी वो एशियन किरीन भी वहाँ जाता है क्योंकि वो लिटिल बनी के पास आया था जो काओ यूशेंग के साथ वहाँ गई थी। तभी कुछ तियानशिन एकेडमी डिसिबल उन्हें परेशान करने के लिए उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि एल्डर ने कहा है कि हमें एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करनी चाहिए, इसीलिए तुम अपने ट्रेजर हमें सौंप दो। पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे, जिससे वो डिसिबल कहता है कि तुम इतने ज्यादा असभ्य मत बनो, जल्दी से हमें ट्रेजर दो। लिटिल बनी कहती है कि तुम हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, अगर शियाओ होता तो तुम ये हिम्मत कभी नहीं कर पाते। शियाओ उनकी मदद नहीं कर सकता था वरना उसकी सच्चाई सामने आ जाती। वो देखता है कि मोदाओ भी वहाँ गया था जो अकेले में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा होता है। शियाओ टेलीपैथी पावर के थ्रू से बात करता है और कहता है कि डिसेबल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, इसीलिए तुम्हें इन लोगों के साथ अच्छे से ट्रेजर का आदान प्रदान करना चाहिए और उन सभी को मार गिराना। मोदाओ तेजी से काओ यूशेंग और लिटिल बनी के आगे पहुंच जाता है और वो तियानशिन एकेडमी के डिसिबल से कहता है कि मैं तुम सभी के साथ ट्रेजर को एक्सचेंज करने को तैयार हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।